हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए आज अपनी पढ़ाई को अब स्टार्ट करते हैं वापस से। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपके जो इंडियन हिस्ट्री में आपके जो टॉपिक्स होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारियां कर रहे हैं तो उसके बेस पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए अपने आज की वीडियो को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैम आपकी वीडियो कब आती है। तो स्टूडेंट, आपके जो मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी वो रात के 10 बजे मेरे चैनल पे दिखेगी। आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको हमेशा रात के 10 बजे मेरे चैनल पे तैयार रहना है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस आपके कराऊं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, BHU या JNU या जामिया या AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग MA हिस्ट्री से तैयारियां कर रहे हैं, चाहे BA हिस्ट्री, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर ले, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबसे यहाँ पूछा गया है, विच पेंटिंग इज मेड फ्रॉम फ्रेस्को स्टाइल। फ्रेस्को शैली से कौन सी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन थे भिम्बेटका की जो केव पेंटिंग थी वो कहाँ पर थी, जो आपको पता होना चाहिए, तो वो थी आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, या फिर पिकली खाली, या फिर अजंता केव, या फिर एलोरा केव। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, फ्रेस्को स्टाइल यानी फ्रेस्को शैली से कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके साथ ही साथ बताते रहना है। जितने भी क्वेश्चन से आपको आंसर पता है, देखो आप लोगों के कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, अजंता केव। तो अजंता केव जो है वो फ्रेस्को शैली से ये पेंटिंग बनी थी। तो यहाँ पे आप सबका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय चंदेला डायनेस्टी। इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल वंश द्वारा नहीं करवाया गया था? आपके ऑप्शन है कंदारिया महादेव, चतुर्भुज, लक्ष्मण, या फिर सोमनाथ। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, जो चंदेला डायनेस्टी है, आप लोगों का जो चंदेला वंश है, कौन सा ऐसा मंदिर है जो इनके द्वारा निर्माण नहीं करा गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं यही आपकी बात करूं चंदेला डायनेस्टी के अगर फाउंडर, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि चंदेला डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन थे। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा, नानुक। ठीक है, नानुक थे जो चंदेला डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे, संस्थापक थे। और चंदेला डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो वो था आप लोगों का 9 से लेकर के 10 सेंचुरी तक। ठीक है, 9 से 10 शताब्दी तक का हमारा चंदेला डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंदेला डायनेस्टी जो है, चंदेल वंश जो है, उन्होंने कौन सा मंदिर का निर्माण नहीं कराया था, तो वो था आप लोगों का सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। याद रखना, सोमनाथ टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं आपको इसको और डिस्कस में आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। लेकिन एक बात ये आप याद रखना कि चंदेला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, अगर ये पूछ ली जाए तो वो कौन थे, नानुक। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखना, इनके वंश का समय कौन सा था, 9 से 10 शताब्दी तक, 9 से 10 सेंचुरी तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर D, सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर था जिसका निर्माण चंदेल वंश द्वारा नहीं करवाया गया था। अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देख सकते हैं सोमनाथ टेम्पल, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन से, ये किसका मंदिर था, तो ये शिव भगवान का मंदिर था। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा है, जे गॉड मेल्टन के द्वारा ये बता रहा है कि सोमनाथ मंदिर में बना ये सबसे पहला शिव मंदिर था जो पुराने समय में बन चुका था। और दूसरा मंदिर अगर आप बात करोगे 649 में वल्लभ भाई के राजा द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, जो वल्लभ भाई के जो राजा थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। दूसरी बात अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, वैसे आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि सोमनाथ टेम्पल जो है इसको
तोड़ा किसने था, ठीक है, किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। आपको याद है कि भारत पे बहुत से आक्रमण हुए, बहुत से लोग आए थे, तो उसी में से कोई एक आया था, ठीक है। अगर तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सोमनाथ टेम्पल को किसने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो मेडिएवल पीरियड के समय के कोई मुस्लिम रूलर था जिसने इसको डिस्ट्रॉय किया था, और वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया सोमनाथ टेम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन से भगवान के था, शिव भगवान का ये पुराना मंदिर बना था और सबसे पहला मंदिर बना था। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन इंडिया एंशिएंट आयरन एज इज अटैच्ड विद, भारत में प्राचीन लौह युग का संबंध से है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि भारत में जो पुराने समय के जो आयरन एज था वो किसके साथ अटैच था, ग्रे पोएट्री के साथ। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आयरन एज कौन से पीरियड को बोला जाता है। पहले तो हमें यही बात पता होना चाहिए, जो पुराने समय का आयरन एज था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है, जो प्राचीन का इतिहास था, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था और स्टार्टिंग में भी मैं बता चुकी हूँ। जब मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का आप लोगों को यहाँ पे पूरा स्टार्ट में चैप्टर कराया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री में 4 तरीके के एज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है हमारा स्टोन एज। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कॉपर एज। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोंज एज, और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा आयरन एज। ठीक है, तो ये 4 एज के बारे में हम पूरे अपने प्राचीन के इतिहास में पढ़ते हैं। स्टोन एज आप लोग जानते हो, पत्थर का, ठीक है। स्टोन एज हमने पढ़ा था जब हमें पत्थरों के औजार मिले थे, जिसमें हम पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। कॉपर एज के बारे में हमने पढ़ा था कालकोलिथिक पीरियड में। और ब्रोंज एज की बात करूं तो ब्रोंज एज में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन में पढ़ा था। यही मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन में हम लोग इसमें वैदिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक की सभ्यता, वैदिक के सिविलाइजेशन, तो आयरन एज वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या था कि जो एंशिएंट आयरन एज है वो किसके साथ अटैच था, जो लौह युग था वो किसके साथ संबंध था, ग्रे पोएट्री के साथ, ब्लैक एंड रेड पोएट्री के साथ, और कलर पोएट्री के साथ, या फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पोएट्री के साथ। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन करते रहेंगे, इससे आपकी तैयारियां भी चलेगी। फिर धीरे धीरे मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी हर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग जो 2022 के लिए तैयारियां कर रहे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या तैयारियां करनी है, तो आप लोग वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग उसको देखो कि आप कैसे अपनी तैयारियां कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप सबका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रे पोएट्री। जो ग्रे कलर के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसके साथ ये कनेक्ट थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। कमेंट करके बताओ कि किस किस का करेक्ट आंसर था ये, और अब तक किस किस के सारे जितने भी अब तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हो सारे करेक्ट थे। ठीक है, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द पेंटिंग ग्रेवेयर कल्चर, जो PGW के नाम से आप लोग जानते हो, इज एन आयरन एज। क्या है ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है, ये क्या था, इंडियन कल्चर ऑफ द वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन एंड द घाघर हाकरा वैली ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लास्टिंग फ्रॉम रफली 1200 to 600 BC। इनका क्या कहना है, जो प्रे ग्रेवेयर कल्चर था, जो पश्चिमी गंगा तट के जो मैदान में और भारत के जो उप महाद्वीप, आपको याद रखना कौन सा था, घग्गर हुकर घाटी के लौह युग की भारतीय संस्कृति है, जो कि लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व वक्त तक ये चलती आई है। क्लियर हो गया। तो आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी इनसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना PGW एक क्या है, ये आयरन एज है, और वो क्या, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, जो अभी आपके क्वेश्चन में आए। और आपको साथ ही साथ क्या याद रखना है कि ये कौन सा था, वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन और घाघर हाकरा वैली का ये सबसे ज्यादा क्या था, भारतीय संस्कृति है आयरन एज का। क्लियर हो गया। टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखना, 1200 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये चलती रही थी कम से कम लगभग। ओके, क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइट्स ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज।
इनमें से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा है। बुक्स एंड ऑथर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बुक्स एंड ऑथर के जितने अच्छे से क्वेश्चन कर लो उसको कर लो। और जो भी स्टूडेंट मेरी फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में चेकआउट करो। यहाँ पे मैंने बुक्स एंड ऑथर आपको कंप्लीटली करा रखा है। इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ बताइए आपके पास ऑप्शन है राजतरंगिणी, गोड़ावाहो या फिर माल विक अग्निमित्रम या ये सारे ही। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सी ये पुस्तक, ये सारे आपके बुक के नाम है, जिसमें आपको बताना है कि कन्नौज के जो यशोवर्मन थे उनके कारनामों के बारे में। ठीक है, कौन सी बुक पर ये इनके बारे में बताया गया। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोड़वाहो। ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर हो गया आप सबको यहाँ तक बातें? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इससे रिलेटेड आप यहाँ बात देखेंगे तो यशोवर्मन की जो 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कन्नौज के वो राजा थे। वाकपति ने कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित पर ये गोड़वाहो की रचना की थी। याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोड़वाहो किसने लिखा था, तो वो लिखा था वाकपति ने। ठीक है, उस वाकपति ने ये बुक लिखी थी गोड़वाहो, जिसमें उन्होंने यशोवर्मन के बारे में, उसके कारनामों के बारे में इस बुक में बताया था। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए यशोवर्मन कौन थे, वो कन्नौज के क्या थे? राजा थे। ठीक है, कौन से टाइम पे? 8वीं सेंचुरी के समय की बात बता रहे जब वो कन्नौज, अगर अब ये पूछ लिया जाए कि कन्नौज, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि कन्नौज भी आपको पता होना चाहिए। तो कन्नौज जो है ये किसकी कैपिटल थी? ठीक है, पहले हर्ष की। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री का हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है। तो ये कन्नौज हर्षवर्धन की, हर्ष की ये राजधानी है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन और इनके बारे में बताया गया था। वाकपति ने अपनी गोड़वाहो के इस बुक में इन्होंने इनके बारे में सारी बातें बता रखी है। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है द रूट्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट ले इन। तो 1857 के विद्रोह की जड़ें निहित क्या थी वो आपसे बताना है। आपके ऑप्शन हैं मैटरनली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण नीति, एक्सप्लॉइटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, शोषणकारी भूमि राजस्व नीति, द पॉलिसी ऑफ ग्रीस कैटरेजेस या ग्रीस कैटरेजेस की नीति, या फिर ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आप लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपको उसमें बताना जो रिवोल्ट था ये इसका मेन रीजन क्या था, किसके वजह से ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं अपने एंट्रेंस के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एंट्रेंस निकल जाए, बहुत से स्टूडेंट इस बार नहीं निकाल पाए तो वो चाहते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से अपना बेस्ट देना चालू कर दो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस करो, टॉपिक पढ़ो। ठीक है, जितनी भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो क्लास को आप टाइम टू टाइम हमेशा लेना, कोई भी स्किप मत करना। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका जो रीजन था वो सारे ये आपके स्पष्ट रूप से भेदभाव पूर्ण नीति, शोषणकारी भूमि राजस्व नीति और ग्रीस कैटरेजेस की नीति, इन तीनों की वजह से हमें ये विद्रोह देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे रीजन थे जिसके वजह से हमें जो 1857 में विद्रोह देखने को मिला था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 2 शताब्दी तक, ठीक है, शासन किया था। सेकंड पॉइंट अगर देखोगे, उन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के धार्मिक मामलों और अन्य सामाजिक प्रथाओं में क्या किया था? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। क्लियर हो गया? उन्होंने क्या कर दिया था कि अब वो इंटरफेयर करने चालू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में भी आप लोग जानते हैं मतभेद चल रहे थे, आपस में लड़ाई चल रही थी। तो आप भी ये बात जानते हैं और नोटिस भी किया होगा कि 2 लोग जब लड़ते हैं तीसरा उसका फायदा उठाना जानता है कि हमें कैसे इन दोनों को अलग करना है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यही काम ब्रिटिशर्स ने भी किया था। हिंदू और मुसलमान के बीच में जितने भी धार्मिक मामले थे उनके बीच में उन्होंने क्या करा? इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था और इसने भारतीयों को क्रोधित कर दिया। अब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा? जितने भी हमारे भारत थे, इंडियंस थे, उनको गुस्सा कर दिया, नाराज करवा दिया
और उनके क्रोध के परिणाम स्वरूप हमें ये क्या देखने को मिलता है, 1857 का सशस्त्र विद्रोह देखने को मिला। अब हमारे इंडियंस गुस्सा हो गए, उन्हें गुस्सा आने लगा, क्रोध हो गए, उसके वजह से अब क्या हो गया, हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिलता है। जो 1857 की जड़ें स्पष्ट अगर आप देखोगे वो सारी थी भेदभाव नीतियां, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स, ये सब हमें देखने को मिलता है। एक्सप्लॉयटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यानी कि शोषणकारी भूमि राजस्व नीति, और नीति में निहित थी और चर्बी वाले कारतूस हो जाता, पॉलिसी ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस। तो आपने ग्रीस कार्ट्रिजेस देखा था, जो वो लोग कहते थे कि ये लोग हड्डियों में क्या करते थे, ग्रीस मिला करके ऐसे बेचते थे आटों में। तो ये सारी कहानियां थी। तो ये सारे के सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें ये विद्रोह देखने को मिलता है। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। कि इसलिए आपसे यही बोलूंगी, रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक जितना अच्छे से आप लोग पढ़ सको उसको पढ़ लो, वरना मैं आगे इसकी वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से बेस्ड है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज इट्स बिगिनिंग इन। तो 1857 का जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, मेरठ, प्लासी, मद्रास या फिर बॉम्बे में। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर आप देखोगे तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी मेरठ में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं अगर आपको बता दूं, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन म्यूटेनी। आप लोगों ने बताया या फिर सुपॉय म्यूटेनी। ये सारी बात याद रखना है कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह का भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ठीक है, ये कुछ भी पूछ लिया जाता है आपके ऑप्शन में। रिवोल्ट ऑफ 1857 की जगह आपको इंडियन की म्यूटेनी, सिपाही म्यूटेनी ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ और नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। याद रखना कि हमारा नॉर्थ इंडिया का ये पहला युद्ध था इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था याद रखना, डेट आपको याद होना चाहिए। 10 मई को स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 में मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी एज अ म्यूटेनी ऑफ सिपाही ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। तो क्या था कि मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में ये शुरू किया गया था, इसलिए इसको सिपाही म्यूटेनी भी कहा जाता है। सिपाही का विद्रोह भी इसको बोला जाता है, ठीक है। डेट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, डेट याद रखना। और कहां पर, मेरठ में ये शुरुआत हुई थी इसकी। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इज रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर। राजस्व निर्धारण की इनमें से कौन सी विधि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है चौथ, रायोटवरी, रे रेखो या फिर सरदेश मुखी। क्वेश्चन को समझो, ये क्या बोल रहा है, जो आपका रेवेन्यू असेसमेंट है, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू असेसमेंट है, जो आपका राजस्व का निर्धारण है, ये विजयनगर के साम्राज्य, आपने विजयनगर का साम्राज्य पढ़ रखा है, जिसका टाइम पीरियड क्या है आपका 1336। हरिहरा और बुक्का इसके संस्थापक, दोनों भाई फाउंडर थे। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, विजयनगर साम्राज्य से ये राजस्व निर्धारण है, उन्हें क्या बोला है, तो कौन इसको संभालता था। तो यह राइट आंसर आपका क्या होगा, सरदेश मुखी, ठीक है। सरदेश मुखी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री बहुत अच्छी समझी होगी तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिस्टर्स के लिए एक अलग नाम यूज किया जाता था, ठीक है। कोई लैंड रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू सिस्टम को कलेक्ट कर रहा है, कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग लोगों को बनाया जाता था, उन सबके अलग अलग नाम होते थे। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इसके बारे में आप लोग यहाँ पे समझोगे, सरदेश मुखी इज एडिशनल 10% टैक्स लेविड अपन द कलेक्शन ऑफ चौथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदेश मुखी जो है, इसको इकट्ठा किया जाता था, चौथ पर लगाया जाने वाला है अतिरिक्त 10% कर लगाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने % ये टैक्स लगाया गया था। तो सरदेश मुखी का आप लोग ये देख सकते हो कि चौथ पर लगाया हुआ 10%, 10% ये टैक्स लगाया गया था। क्लियर हो गया। अतिरिक्त कर का कारण राजा द्वारा कर संग्रह पर वंशानुगत अधिकारों का दावा करना था। यह राजस्व निर्धारण विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये टैक्स क्या था, ये टैक्स लगाने का रीजन क्या था कि राजा जो क्लेम किया था अपने हेरिडिटरी राइट के लिए। हेरिडिटरी राइट आप लोग जानते हैं,
जैसे कि आज राजा है तो उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस अधिकार के लिए उसने दावा किया था। तो इसी वजह से ये हमें जो रेवेन्यू असेसमेंट देखने को मिलता है, कहाँ पे किसी संबंधित माना जाता है, अपने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी सबमिट टू जय सिंह एंड साइन द ट्रीटी ऑफ, जो शिवाजी ने जय सिंह को सौंप दिया था और की थी उस कौन सी संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। आपके ऑप्शन है पूना पे, पुरंदर पे, कोंकण या फिर सूरत। तो शिवाजी ने जो जय सिंह को सौंप दिया था और उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर की थी, वो ट्रीटी कौन सी थी, कौन सी मानी जाती है। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि अब वो इन क्वेश्चन को समझ के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना अच्छा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बट आप क्वेश्चंस देखते ही भूल जाते हो कि इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करो सॉल्व, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, उतना अच्छा आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर ही करना नहीं सब कुछ होता है। क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने तो उसके लिए हमें ऑलरेडी बहुत से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना हम लोग क्या होते हैं कि दो क्वेश्चंस में फंस जाते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा या क्या होगा। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे शिवाजी ने जो जय सिंह के साथ साइन ट्रीटी की थी, संधि साइन की थी, उसे बोला गया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, तो पुरंदर की ये संधि उन्होंने यहाँ पर साइन की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं ट्रीटी ऑफ पुरंदर वो साइन कब हुई थी, याद रखना डेट 11 जून 1665 में ये राजपूत रूलर जय सिंह फर्स्ट के बीच में ये साइन की गई थी। हु वॉज द कमांडर ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर और मराठा का जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा क्या लड़ाइयां चल रही थी। क्योंकि इस समय क्या था, शिवाजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने बहुत सी डायनेस्टी, बहुत से स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया था। अब इस वजह से क्या था कि मुगल्स वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी, मतलब स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि शिवाजी अब पावरफुल होता जा रहा था। ठीक है, तो अब इसी वजह से क्या होता है कि मराठा के छत्रपति शिवाजी महाराजा के बीच में ये संधि साइन हुई थी। याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की जो संधि थी ये किसके बीच में साइन हुई थी। तो आपको याद रखना है ये आपके मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच में साइन हुई थी और मुगल एम्पायर के बीच में, यानी कि राजपूत रूलर जय सिंह फर्स्ट के बीच में ये साइन हुई थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, शिवाजी वर फोर्स टू साइन द एग्रीमेंट आफ्टर जय सिंह बिसाइज्ड पुरंदर फोर्ट। जय सिंह द्वारा ने इसने क्या किया, जय सिंह ने क्या किया था, पुरंदर किले को घेरने के बाद शिवाजी के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूर उसे होना पड़ा और फाइनली ये संधि पर इन्होंने साइन की थी। क्लियर हो गया। आपको ये डेट याद रखनी है कि ये संधि कब हुई थी और किसके बीच में ये साइन हुई थी। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the Shivaji rule, the head of a unit of 25 in the cavalry was known as। शिवाजी शासन के तहत घुड़सवार सेना में 25 की एक इकाई के प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है जुमादार, हवलदार, फौजदार या फिर हजारी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोगों को। अब आपके फेस्टिवल्स हो चुके हैं खत्म, आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर बताना है कि शिवाजी के शासन के तहत घुड़सवार की सेना में 25 की एक इकाई के प्रमुख रूप में किसे जाना जाता है। तो वो है राइट आंसर आपके हवलदार को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप सबका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बातें बता दूं, 1 यूनिट इन द कैवेलरी वाज फॉर्म ऑफ 25 ट्रूपर्स, यानी कि घुड़सवार सेना की एक इकाई के लिए 25 सेना जो है 25 सेनाओं से ये बनी होती है। उनके ऊपर एक हवलदार रखा जाता था। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या है, आपकी एक 25 सेना यहाँ पे रख दी गई थी। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके ऊपर किसको रखते हैं, वो हवलदार रखा जाता है। और 5 हवलदारों ने एक जुमालदार के नीचे एक जुमला बनाया था। ठीक है, 10 जुमलदारों ने एक हजारी प्रभार लगाया और 5 हजारियों ने को एक पंजारी के अधीन रखा गया, जिन्हें 2000 ऊनों का वेतन दिया जाता था। आपको याद रखना है जो 25 ट्रूपर्स थे, 25 यहाँ पर कितने सैनिक रखे बनाए गए थे घुड़सवार की, और उसके ऊपर किसको रखा गया था, हवलदार को। याद रखना। ठीक है,
ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्र छात्रा को ये पता होना चाहिए 5 हवलदार थे, फॉर्म करता था एक जुमला, ठीक है, और 10 जुमलदार उसके अंडर में आते थे, तो वो क्या बनाते थे, हजारी का चार्ज लगाते थे। 5 हजारी जो है वो किसके अंडर में आते थे, आपके आते थे पंजारी के, और ये क्या करते थे, पूरे 2000 हूणों का वेतन इन लोगों को दिया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैड रीनेम द फेमस डायमंड, तो आपका प्रसिद्ध हीरा था स्यामंतक मणि का नाम बदल करके किसने कोहिनूर रखा था। आपके ऑप्शन है अहमद शाह दुरानी, नादिर शाह, सुल्तान महमूद, तैमूर शाह दुरानी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसने, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किसने जो ये फेमस डायमंड है आप लोगों का स्यामंतका मणि का नाम बदल करके कोहिनूर रखा था, तो वो है आपके नादिर शाह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगता है कि अहमद शाह दुरानी है, क्योंकि बहुत जगह इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी दे रखा है। बट इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह थे जिन्होंने कोहिनूर में इसका नाम बदल दिया था। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज ऑल्सो नोन एज, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में को रूप में किसको और भी जाना जाता है। तो 1909 में आपके जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था वो और किस नाम से आप लोग जानते हैं। आपके ऑप्शन है गांधी इरविन पैक्ट, मॉन्टेगू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है उसको और किस नाम से बुलाया जाता है, हम किस रूप में इसको जानते हैं, तो वो है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो राइट आंसर आप सबका क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसके बारे में आपको यहाँ मैं बातें बताऊं तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, वेयर लॉर्ड मॉर्ले वॉज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वॉज देन द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसका नाम जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था। तो बाद में जहाँ पे लॉर्ड मॉर्ले जो है वो भारत के क्या रहते, राज्य के सचिव रहे, और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के तत्कालीन वॉइस रॉय भी थे। याद रखना, बाद में वो भारत के वॉइस रॉय भी बने थे। फिर वो बात करें कि 1858 में गवर्नमेंट एक्ट आया था, गवर्नमेंट इंडियन ऑफ एक्ट, जो यहाँ पे 1858 के आप देखोगे तो एक नया कार्यालय बनाया गया था, एक न्यू ऑफिस बनाया गया था, जहाँ पे भारत के सचिव राज्य भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अतः ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अलावा जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ वो सब आपको याद रखने एग्जाम से कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया कि चाणक्य का आपका अदर दूसरा नाम क्या होता है। समुद्रगुप्ता, अमर सिंह, कुमार गुप्ता, या फिर विष्णु गुप्ता। अगर ये पूछ लिया जाए कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था तो उनका नाम था विष्णु गुप्ता। ठीक है, विष्णु गुप्ता चाणक्य का दूसरे नाम से हम उनको जानते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप लोग कर लेना, चाहे तो आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बेलग्राम, मद्रास, बांकीपुर, या फिर पूना। जल्दी जल्दी बताओ। एक बात याद रखना, महात्मा गांधी जो है एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, वो कहां पर, तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलग्राम में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन द एनुअल सेशन दैट हेल्ड इन बेलग्राम इन 1924। ठीक है, 1924 में, डेट याद रखना ईयर, 1924 में बेलग्राम में जो ये आप लोगों का एनुअल सेशन होता है आईएनसी का, उसके ये अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। He held his position of the president of the INC only once। आपके स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो याद रखना कि सिर्फ वो INC के एज अ प्रेसिडेंट एक ही बार बने थे। ठीक है, अब आपके अगर मैं एनुअल सेशन की बात करूं तो एनुअल सेशन जो रखा गया था जो वो है अहमदनगर में। ठीक है, कहां पर, अहमदाबाद में, सॉरी अहमदनगर नहीं, अहमदाबाद में दो बार, एक बार 1902 में और एक बार 1921 में, दो बार अहमदाबाद में कांग्रेस का आपको ये एनुअल सेशन हुआ था, जहां पर
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और CR दास जो क्या थे एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे। तो ये पॉइंट भी आपको साथ ही साथ याद रखना है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था, ठीक है, जो वॉन्डीवॉश का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि वो कौन से ईयर में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है डच, फ्रांस, पोर्चुगीज या फिर ब्रिटिश। तो किसने हराया था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में, इंग्लिश ने किसको हराया था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस को हराया था। अंग्रेजों ने पराजित किसको किया था, फ्रांस के लोगों को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको साथ ही साथ समझते भी जाओ। द फ्रेंच अंडर काउंट डे ले कैप्चर्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड अटैक द इंग्लिश टू एक्वायर मद्रास। तो इन्होंने क्या करा था कि जो सेंट जॉर्ज है इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और बाद में इन्होंने मद्रास पे कब्जा करने के लिए अंग्रेजों पर हमला कर दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, मद्रास पे कब्जा करना था तो फ्रांस ने क्या करा, अंग्रेजों पर हमला कर दिया था। लेकिन 1760 में क्या हुआ, वॉन्डीवॉश की जो आप लोग देखते हैं लड़ाई, उसमें सर आयरी कूटे जो थे इनके तहत अंग्रेजी सेनाओं से ये हार गए थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, किसके अंडर में थे, सर आयरी कूटे। देन अगर मैं बात करूं कि जो इस वजह से क्या हुआ, अब ये वॉन्डीवॉश में फ्रांस हार जाता है तो फ्रांस ने क्या क्या चीजें खोई थी, इंडियन पोजीशन इंक्लूडिंग पौंडीचेरी खो गया, महाई, गिंगी एंड कारिकेल टू द ब्रिटिशर। इसके तहत इन्होंने सारी संपत्तियां खो दी थी। क्लियर हो गया। तो इस सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नाउ ये स्टूडेंट आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे। द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वाज, भारत के साथ नियमित व्यापार करने वाला इसमें जो पहला व्यक्ति कौन था, डच, फ्रांस, पोर्चुगीज या फिर ब्रिटिश। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा सीक्वेंस में, बहुत अच्छे से देखा होगा। जब यूरोपियंस भारत आए तो सबसे पहला जो रेगुलर ट्रेड था, नियमित व्यापार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। आप लोग अपना रिस्पांस अच्छा दिखाइए, हम ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपको लास्ट में मैं होमवर्क के क्वेश्चन दूं उन सब के आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 25 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए। अदरवाइज अगर कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपके यहाँ गलत हो, कल आप एग्जाम देंगे तो आप उसको इजीली से कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करो। एक में हम लोग PDF भी शेयर करेंगे और वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर करती हूँ नोटिफिकेशन के लिए, और दूसरे में हम लोग आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रुप है, आपस में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं भी वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज की कैसी लगी क्लास वो सब कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी से क्वेश्चन के सॉल्व करना शुरू कर दो कि नेक्स्ट एग्जाम तक आप लोग अपना बेस्ट कर पाए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लो कि मैम हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आओ, इनसे रिलेटेड टॉपिक क्या क्वेश्चंस कराओ। हम आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगी और जल्द से उन क्वेश्चंस को जरूर कराऊंगी। ओके, तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।